हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। आरबीआई ग्रेड बी 2024 का डिटेल नोटिफिकेशन आरबीआई वेबसाइट पे आ चुका है। इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन के डिटेल को डाइसेक्ट करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर को समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसे देखेंगे, टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। जनरल स्ट्रीम में 66 वैकेंसी है, टोटल 94 वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपको सिलेबस से मतलब होना चाहिए। आप सिलेबस को थॉरोली समझोगे तभी अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बना पाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आरबीआई ग्रेड बी के लिए फॉर्म आज से भरा जाएगा 25 जुलाई से, और आप फॉर्म 16 अगस्त तक भर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, फॉर्म शाम 6 बजे तक ही भरा जाएगा 16 अगस्त को। ऐसा ना हो कि आप 12 बजे तक का वेट करते रहो फॉर्म भरने के लिए और टाइम निकल जाए। शाम 6 बजे से पहले आपको फॉर्म कंप्लीट कर देना है। 16 अगस्त से पहले 15 अगस्त को छुट्टी होती है, आप कोशिश करो कि 15 अगस्त या 14 अगस्त तक ही आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लो। जो फेज 1 एग्जाम होगा वो 8 सितंबर को होगा, जनरल स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, और जो फेज 2 एग्जाम होगा वो 19 अक्टूबर को होगा। तो ये भी आप ध्यान रखना। डीपीआर के लिए जो फेज 1 है वो 14 सितंबर को है और फेज 2 26 अगस्त के लिए है। डीएसआईएम जो कैटेगरी होती है एग्जाम की, उसका जो फेज 1 है वो 14 सितंबर का है और फेज 2 26 अगस्त का है। मोस्टली कैंडिडेट जनरल कैटेगरी जनरल स्ट्रीम में भरते हैं, तो इसे आप ध्यान रखना। आपका डेट 8 सितंबर है, ज्यादा डेट आपके पास नहीं है। आज से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40 प्लस के आसपास आपके पास दिन है। इतने दिनों में आपको अपना पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करना है, तो आप अपनी प्लानिंग वैसे स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आप फॉर्म भर लो। आरबीआई ग्रेड बी के लिए 2024 में टोटल 94 वैकेंसी है, जिनमें से 66 वैकेंसी जनरल स्ट्रीम में है और जनरल स्ट्रीम में से 27 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, जनरल स्ट्रीम अलग है और जनरल कैटेगरी अलग है। बाकी जो 10 वैकेंसी है 66 में वो एससी कैटेगरी में है, एसटी में 4 है, ओबीसी में 19 है और ईडब्ल्यूएस में 6 वैकेंसी है। तो यह वैकेंसी ध्यान रख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले एज को देखते हैं। जो एज है, मैक्सिमम एज लिमिट वो 30 इयर्स है और जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 इयर्स है। अब ये जो 30 इयर्स है ये 1 जुलाई 2024 तक कैलकुलेट किया जाएगा। इसके पहले तक अगर आप 30 साल से कम हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। अदर कैटेगरी में एज का कुछ रिलैक्सेशन होता है, जैसे SC ST में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। आप देखोगे ओबीसी में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो लोग बैंक एक्स एम्प्लॉय होते हैं उन्हें भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर बैंक किसी भी कारण से बंद हो जाता है या उनकी जॉब छूट जाती है उस केस में। तो ये आप एज का क्राइटेरिया ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को डेट का कंफ्यूजन होता है। जो कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई 2024 है, तो ये भी आप ध्यान रखना। एज के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो होती है एजुकेशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में तो आप आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते कि ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम मार्क्स 60% होना चाहिए। अगर आपको 60% से ज्यादा आया है तो आप आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है वो है 55%। तो ये भी आप ध्यान रखना। हो सकता है कि ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स कम हो, लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% लाया है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन को आरबीआई कैसे डिफाइन करता है? आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए, कम से कम 12 के बाद आपने 3 साल का अगर कोर्स किया है तो ग्रेजुएशन की तरह डिफाइन किया जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन का डेफिनेशन है 2 साल, ये भी आप ध्यान रखना। एटलीस्ट 2 इयर्स, ऐसा ना हो कि आपने 1 ईयर्स का कोई कोर्स किया है, और बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो पीजीडीएम 1 ईयर का कराते हैं, वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में काउंट नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखना। आरबीआई क्लियरली डिफाइन करता है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एक लाइव मेंटरशिप कोर्स है ईएसआई एंड करंट अफेयर्स के लिए। इसमें हम ईएसआई का कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और करंट अफेयर्स कंप्लीटली कवर करते हैं आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए। इसमें टोटल 40 प्लस लाइव सेशन लिए जाते हैं, डेली राइटिंग क्वेश्चंस दिया जाता है और इन क्वेश्चंस का 1-to-1 फीडबैक दिया जाता है जब आप आंसर लिख लेते हैं। साथ ही साथ ईएसआई का कंप्लीट सिलेबस करंट अफेयर्स एंड जीए कवर किया जाता है। इसमें मंथली इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, फाइनेंस के न्यूज कवर किए जाते हैं और पीआईबी का भी इसमें कंप्लीट कवरेज होता है इस पूरे कोर्स में। और अगर आपको तैयारी रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप 1-to-1 मीटिंग सेटअप कर सकते हैं। आपको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाता है इस कोर्स में। आप educare247.in पे विजिट करके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कुछ यूनिवर्सिटीज परसेंटेज में मार्क्स नहीं देते हैं, ग्रेजुएशन में सीजीपीए या जीपीए में देते हैं। तो आप ध्यान रखना, जो आपका 6.7% जीपीए है वो होता है 66% अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जीपीए 6 है तो आपका वो 60% हो जाएगा। आप ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन मत रखना। आपका जो मिनिमम जीपीए होना चाहिए 6.75, और 55% के लिए 6.25% होना चाहिए, और 50% के लिए 5.75% होना चाहिए। तो ये क्लियरली आरबीआई डिफाइन करता है कि जीपीए कैसे कैलकुलेट होगा, इसे भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में 3 फेज होता है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। जो तीसरा फेज होता है वो होता है इंटरव्यू का। फेज 1 ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एंड सबके लिए आपका सेपरेट टाइम एलोकेट किया जाता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप ध्यान रखना, आरबीआई क्लियरली बोलता है सेपरेट टाइम विल बी अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट। तो ये भी ध्यान रखना, टोटल 120 मिनट का ये टेस्ट होता है। 120 मिनट्स को डिफाइन कर जाता है सेक्शन के अकॉर्डिंग। और आपका जो फेज 1 है वो 8 सितंबर को है, हमने पहले ही डिस्कस किया। तो यह है फेज 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फेज 2 का पेपर 19 अक्टूबर को होगा, तो ये आप ध्यान रखना। और फेज 2 में 3 पेपर होता है। जो पहला पेपर होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, और जो सेकंड पेपर होता है इंग्लिश का, और थर्ड पेपर होता है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। जो सेकंड पेपर होता है वो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन जो पेपर 1 एंड पेपर 3 होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। 50% मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है, और 50% मार्क्स डिस्क्रिप्टिव का होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बस 30 मिनट्स मिलते हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं, लेकिन मार्क्स दोनों का इक्वल है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और कुछ 2 मार्क्स के होते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको 4 आंसर करना होता है। 2 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के आंसर करने होते हैं, और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आंसर करने होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, जो ये 2 क्वेश्चन हो गया 30 मार्क्स के, और ये हो गए 20 मार्क्स के, तो टोटल 50 मार्क्स आपका यहां से आता है। आपको इसके लिए 19 मिनट मिलते हैं, 90 मिनट 90 मिनट, तो ये आप ध्यान रखना। सिमिलरली जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में सेम पैटर्न फॉलो होता है, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। फिर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए फेज 2 के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जो भी आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं फेज 2 के लिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाता है। इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो होता है 75 मार्क्स का, ये आप ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो पर्सनालिटी असेसमेंट कंडक्टेड बाय बैंक बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के पहले आपका पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट भी होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, एक्सेप्ट कंपलसरी इंग्लिश का पेपर। इंटरव्यू में भी आप इंग्लिश या हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो लोग भी हिंदी मीडियम से हैं आप आराम से हिंदी में कंफर्टेबली आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू दे सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सिलेबस। फेज 1 के लिए आरबीआई कोई सिलेबस नहीं देता है, बट फेज 1 के 4 सेक्शन है, जीए, क्वांट, फिर आता है आपका रीजनिंग, फिर आता है आपका इंग्लिश। और ये जो स्टैंडर्ड बैंकिंग एग्जाम होते हैं लाइक एसबीआई पीओ या आईबीपीएस, वैसे क्वेश्चंस होते हैं, बट आरबीआई का लेवल थोड़ा ऊपर होता है। आप कह सकते हो अगर आपने कैट का पेपर देखा है तो कैट के लेवल से थोड़ा नीचे होता है, बट बाकी बैंक एग्जाम से थोड़ा ऊपर होता है, मिड कैटेगरी का पेपर होता है। पिछले साल जीए का पेपर आरबीआई ने काफी डिफिकल्ट बना दिया था। पेपर डिफिकल्ट नहीं था, बट क्वेश्चन काफी लेंदी कर दिए थे, तो स्टूडेंट्स को लगा कि आपको सवाल डिफिकल्ट है, बट सवाल डिफिकल्ट नहीं था। आपको पढ़ने में काफी टाइम लग रहा था, और आपके पास लिमिटेड टाइम होते हैं, 120 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट को लगा कि पेपर डिफिकल्ट है, बट पेपर डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप जीए का जनरल सोर्स फॉलो कर रहे हैं, इकोनॉमी न्यूज, सोशल इश्यूज इन न्यूज, फाइनेंसिस न्यूज को आप कवर कर रहे हैं, तो आप काफी आसानी से जीए के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। फिर आता है फेज 2। फेज 2 का जो पहला पेपर है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इसमें आपका जो पहला सेक्शन है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जिसमें नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है इसकी बात होती है, पोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंट को लेकर के काफी डिबेट हो रहे हैं, इसलिए आरबीआई इसके ऊपर सवाल पूछने लग गया है। फिर है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, रोल ऑफ बैंक्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। फिर है ग्लोबलाइजेशन, जिसमें जो आपके वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, WTO के साथ इंडिया के जो इशूज चल रहे हैं उनके ऊपर सवाल आ सकता है। फिर है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसमें मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इशूज एंड सोशल जस्टिस। आप educate247.in के वेबसाइट पे विजिट करके इन कोर्सेज को देख सकते हैं। इसका हमारे पास लाइव लेक्चर भी होता है, और आप नोट सिर्फ चाहते हैं तो उसका कोर्स भी अवेलेबल है। इसमें MCQs हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो कोर्स आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। RBI इन सब के लिए बुक भी सजेस्ट करती है, बट ये बुक पढ़ना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लिमिटेड टाइम है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, RBI का एनुअल रिपोर्ट, उसके अलावा जो IMF के वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और RBI के कुछ इंपॉर्टेंट जो सर्कुलर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फेज 2 में पेपर 2 के लिए RBI कोई सिलेबस नहीं देता है, बट RBI ने लिखा है द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर to access the writing skill including expression and understanding of the topic। so basically इसमें आपका एक comprehension होता है, एक essay होता है, एक प्रेशर राइटिंग होता है, कभी कभी नोटिस भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक आपकी राइटिंग स्किल RBI चेक कर सके उससे रिलेटेड पेपर बनाया जाता है। फिर आता है पेपर थर्ड। पेपर थर्ड जो है आपका वो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का है। इसका पार्ट जो ए है वो है फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपके RBI के रोल क्या हैं, अदर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके रोल क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी रिपोर्टिंग हायरार्की कैसी है, और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं जो कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। फिर है रिसेंट डेवलपमेंट जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में हुआ है और उसका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या इंपैक्ट है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। फिर है रोल ऑफ IT इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, नॉन बैंकिंग सिस्टम रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो भी UPI एंड ऑल से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इस स्पेस में, तो इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। बेसिकली नटसेल में ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी चीज चल रहा है इंडिया से रिलेटेड, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। जो बी पार्ट है इसका वो है फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल बैंकिंग कैसे काम करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। अल्टरनेटिव जो फंड सोर्स होते हैं फाइनेंस के, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। जो आपका बजट होता है उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड इसमें सवाल पूछा जाता है, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, इनसे रिलेटेड सवाल आता है। फिर है इन्फ्लेशन, जिसमें कि WPI, CPI, ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन के टॉपिक्स हैं। फिस्कल पॉलिसीज क्या है, फिस्कल डिफिसिट से रिलेटेड ये सारे सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड भी RBI ने कुछ बुक सजेस्ट किया है, आप देख सकते हैं, आप चाहो तो इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन इस सेक्शन के लिए RBI का एनुअल रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक सर्वे भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और RBI के जो गाइडलाइंस हैं और जो भी RBI सर्कुलर जारी करता है तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को आप ध्यान रखना। फिर आता है मैनेजमेंट का सेक्शन। इसमें फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, मैनेजरियल रोल क्या होता है, नस थ्योरी के बारे में सवाल पूछा जाता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें पर्सनालिटी के बारे में सवाल पूछा जाता है। जो भी मोटिवेशन थ्योरी है उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन थ्योरी, अलग अलग तरह के मोटिवेशन थ्योरी हैं। फिर लीडरशिप कॉन्सेप्ट, उनसे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उन पे सवाल पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है उससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट के अंदर ही, इथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये रिसेंटली एडेड टॉपिक है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी RBI सवाल पूछती है। और इथिक्स आजकल काफी इंपॉर्टेंट है। आपका जो गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, गवर्नेंस इन फाइनेंस के ऊपर काफी डिबेट भी हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, तो ये सारा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सबसे लास्ट है कम्युनिकेशन का टॉपिक, तो ये भी इससे भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन थ्योरी से रिलेटेड सवाल आ चुके हैं पास्ट में, तो इसे आप ध्यान रखना।
इस टॉपिक के लिए भी आरबीआई ने कुछ बुक सजेस्ट किया है, आप इन बुक्स को देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो इन बुक्स को पढ़ सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।